हेलो क्रैशर्स, वेलकम टू क्रैशअप एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। इसमें हम एक सिंगल वीडियो में सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक्स, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 है। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैशअप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंच सके। तो प्लीज़ इस मिशन में मुझे सपोर्ट करो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं इस तरह का और भी कंटेंट आपके लिए फ्री में ला पाऊँ। तो प्लीज़ इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स हैं जिनकी मदद से आप हमें सपोर्ट कर पाओगे। और साथ में इसकी कलरफुल PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। A geyser heats water flowing at a rate of 3 liters per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius। मान लो यहाँ से ठंडा पानी जाता है अंदर 27 डिग्री सेल्सियस पे और बाहर निकलता है हमारे पास 77 डिग्री सेल्सियस पे। क्या बता सकते हो पानी का टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? वो जाएगा 77 माइनस 27 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा डेल्टा टी आ गया। अच्छा, और एक चीज़ देखो, इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन ए गैस बर्नर, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल इफ इट्स हीट ऑफ कंबशन इज इतना। तो बोला जा रहा है ये बिजली से नहीं चलता है, ये गैस से चलता है, और गैस को हर ग्राम जलाने पर हमें इतने जूल एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी कहाँ जाएगी? देखो, पूरी की पूरी हीट एनर्जी पानी को गर्म करने में यूज़ हो रही है। यहाँ पे हम मानेंगे कि कहीं भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे Q लॉस्ट बाय गैस इज इक्वल टू Q गेन्ड बाय वाटर। यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी जो रेट्स हैं, है ना, अब ये मास फिक्स्ड मास नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, आप इसको इधर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो इस तरह हमारे पास पावर आ जाएगी, इस तरफ भी हमारे पास पावर आ जाएगी। यहाँ पर देखो सब कुछ पर मिनट में बातें की जा रही है, तो हम लिख देंगे इन 1 मिनट। 1 मिनट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, मान लेते हैं 1 मिनट में m ग्राम हमारा फ्यूल यूज़ हुआ है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी m मास ऑफ द फ्यूल इनटू उसका 1 ग्राम जलने से हमारे पास कितनी एनर्जी निकलती है? इतनी निकलती है 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम। दिस इज ग्राम में हमने मास लिया है। इज इक्वल टू पानी ने कितनी हीट गेन करी है? पहली बात तो 3 लीटर पानी गर्म हो गया है यहाँ से, 3 लीटर पानी 1 मिनट में अंदर गया और बाहर निकला है, जिसका टेम्परेचर राइज इतना हुआ है। तो हम यहाँ पे जो MS डेल्टा टी लिखेंगे उसमें मास कितना लिखेंगे? 3 लीटर पानी का जितना मास होता है, 3 लीटर पानी का मास कितना होता है? एग्जैक्टली 3 किलोग्राम। तो यहाँ पर जाएगा 3 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? वो होती है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम, और उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ है? 50 से। MS डेल्टा टी आ गया। ऑलराइट, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सारी की सारी हमारे पास SI यूनिट में कैलकुलेशन हो रही है। इस तरफ हम SI यूनिट में अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मास भी हमने ग्राम में लिया है, यहाँ पर जूल पर ग्राम दिया है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, हम SI यूनिट में जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। M हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी जो कि ग्राम में होगी। वैल्यू सारी आ चुकी हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ से M की वैल्यू आ जाती है, देखो पहले तो 10⁻⁴ से हमारे पास 10⁻³ और ये 50 सब कैंसिल हो जाएगा। M की वैल्यू आती है 3 इंटू 4.2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, इतने ग्राम। और ये 1 मिनट की बात हो रही थी, तो ग्राम पर मिनट, यही हमारा आंसर आने वाला है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाता है 63 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 15.75 ग्राम पर मिनट। क्वेश्चन में सभी जगह 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें दी हुई हैं, तो इसको राउंड ऑफ करना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, तो हो जाएगा 16 ग्राम पर मिनट हमारा आंसर। What amount of heat must be supplied to 2 into 10⁻⁻² kilogram of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure? तो प्रेशर कांस्टेंट है, देखो हमें जो हीट देनी पड़ेगी क्यों हो जाएगी कितनी? MS डेल्टा टी। हाँ, वो नहीं होगी, यहाँ पर होगी NCP डेल्टा टी। CP क्या है? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या? हमें तो मास दिया हुआ है, हमें मास की वैल्यू कितनी है?
2 इंटू 10⁻² किलोग्राम, या फिर इसको मैं 20 ग्राम बोल सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 20 ग्राम मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो हो जाता है 28 ग्राम पर मोल, वो वैल्यू होती है। यहाँ से अपने आप वैल्यू आ जाती है 20 डिवाइडेड बाई 28, ये आ जाता है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 7 मोल्स। देखो यूनिट भी अपने आप सही हो गई। ऑलराइट, क्या हमें सीपी पता है? देखो हमारे पास गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, एक डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वहाँ पर 5। सीपी की वैल्यू कितनी हो जाती है? F+2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R। तो वो भी हमें पता चल जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 7 डिवाइडेड बाई 2 R। ऑलराइट, डेल्टा टी हमें पता है, डेल्टा टी की वैल्यू 45 डिग्री। Q यहाँ से आ जाएगा, N की वैल्यू रख दो 5 डिवाइडेड बाई 7, CP की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 2, R की वैल्यू कितनी है? 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, और डेल्टा टी की वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन, सब वैल्यू सेम होती है। यहाँ पर 7 से 7 कट गया, ये वाली वैल्यू आ जाती है 933.75 जूल। अब इसको भी राउंड ऑफ हमें कितने डिजिट तक करना चाहिए? देखो सभी जगह 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें दी हुई हैं, उसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप राउंड ऑफ कर दोगे तो यह आ जाता है 93 इतने जूल, या फिर आप इसको रेगुलर राउंड ऑफ करोगे तो वो वाली वैल्यू भी आ जाती है 934 जूल। यही हमारा आंसर है। Explain why two bodies at different temperatures T1 and T2, if brought in thermal contact, do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2 divided by 2। तो ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। मान लो हमारे पास 2 इस तरीके से बॉडीज़ हैं, ये है टेम्परेचर T1 पे, ये है टेम्परेचर T2 पे। इसका मास है m1, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s1, इसका मास है m2, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s2। अब यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा तो एक से हीट ट्रांसफ़र होगा, है ना, दूसरे की तरफ। तो जितनी एक की हीट लॉस होगी उतनी ही दूसरे की हीट गेन होने वाली है। और एक चीज़ समझो, यहाँ पर देख के लगता है कि T1 प्लस T2/2 इन दोनों के मीन वैल्यू से बोला जाएगा, वहाँ पर फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स में एनर्जी को कंजर्व करना होता है। इसने जितनी हीट लूज़ करी उतनी ही इतने हीट गेन करी होगी। इफ़ T1 इज़ मोर देन T2 ऐसा मान लेते हैं तो हीट लॉस कितना हो जाता है? यहाँ पर देखो, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। इस तरफ लॉस हुआ है m1 s1, इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा? फाइनली हम पहुंच जाते हैं टी इक्विलिब्रियम पे, और ये ज़्यादा था उससे, है ना, तो ये हो जाता है T1 माइनस टी इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हीट गेन। इसने गेन किया होगा, ये T2 से टी इक्विलिब्रियम पे गया होगा, है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m2 s2। टेम्परेचर में चेंज कितना आया है? फाइनल है टी इक्विलिब्रियम माइनस T2। अब यहाँ से आप टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर पता करने जाओगे तो देखो वो वैल्यू आ जाती है हमारी m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2। तो हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं आता है, फाइनल टेम्परेचर का ये एक फॉर्मूला आ जाता है। और कुछ सर्टेन केसेस में इस दोनों की वैल्यू बराबर आ सकती है, जैसे m1 s1 और m2 s2 दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो ये फार्मूला इसी फार्मूले में रिड्यूस हो जाता है, यानी बेसिकली दोनों की थर्मल कैपेसिटी सेम हो जाएगी, है ना। m1 और s1 का प्रोडक्ट जो कैपेसिटी होता है C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा, तब यही फार्मूला काम आ जाएगा। पार्ट बी, द कूलेंट इन ए केमिकल और ए न्यूक्लियर प्लांट i.e. the liquid used to prevent the different parts of a plant from getting too hot should have high heat capacity। देखो हमारे पास एक लिक्विड होता है जो पावर प्लांट में घुमाया जाता है, इधर से जाता है वो ठंडा, उधर से आता है गर्म होकर, यानी वहाँ से वो हीट लेकर के आता है, हीट निकाल रहा है वहाँ से, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए उसको कूलेंट बोलते हैं कि वहाँ पे वो ठंडा कर रहा है। अब ठंडा कर रहा है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी बाहर निकाले। अच्छा, हमारे पास देखो एक इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। हीट जो निकलती है वो पर सेकेंड, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, इधर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा जो पावर निकल रही है उसको मैं अभी पी बोल दूँ, वो जाता है डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। अब ये हो जाती है मास फ्लो रेट, ये हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट लिक्विड, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस लिक्विड का चेंज हुआ है
तो हम मान के चलते हैं अगर हमें टेम्परेचर राइज ज़्यादा नहीं कराना है तो डेल्टा टी की वैल्यू हम कम रखना चाहेंगे, और उसको बार बार भेजना, बार बार वापस लाना, ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें इन दोनों को कम रखना है तो एस की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। ऐसे केस में हमारे पास ज़्यादा पावर आएगी, राइट। तो टू कीप डेल्टा टी एंड मास फ्लो रेट लो, एस शुड बी हाई। पार्ट सी देखते हैं। एयर प्रेशर इन ए कार टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। जब कार की ड्राइविंग होती है तो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, टायर के साथ जो भी होता है वो घूम रहा है, उसके कारण टायर गर्म हो जाता है ना। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर कुछ गैस ट्रैप्ड है। गैस ट्रैप्ड है, उस गैस के बारे में आप क्या बोल सकते हो? उसका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, क्या उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है? वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है। टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो सकता, तो प्रेशर को ऊपर जाना ही पड़ेगा। यहाँ से हमें पता चल जाता है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है और इसीलिए प्रेशर भी बढ़ जाता है। पार्ट डी, द क्लाइमेट ऑफ ए हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ अ टाउन इन अ डेजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। पहली चीज़ तो टेम्परेट का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। और लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास अगर इस तरीके से अर्थ है तो हमारे पास ये सब लैटिट्यूड होते हैं, ये नॉर्थ पोल है। तो अब यहाँ इक्वेटर पे तो बहुत गर्मी पड़ती है और यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है, तो लैटिट्यूड बदलोगे तब तो टेम्परेचर में चेंज आना ही है। लेकिन अगर सेम लैटिट्यूड पर हम रहें और यहाँ कहीं पे समुद्र है, यहाँ कहीं पे डेजर्ट है, तो दोनों में टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे पास टेम्परेचर में चेंज का कारण क्या होता है? यहाँ से सन की रेज आती हैं जो हमें हीट देती हैं। अब वो हीट देती हैं, पानी एक बहुत अच्छा हीट का कंडक्टर भी है। क्यों कंडक्टर हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से इसमें करंट सेट हो जाता है और साथ में उसकी हीट कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब अगर हमें समुद्र के पानी का टेम्परेचर बदलना है तो यहाँ से या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी या बहुत एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, जो कि यूजुअली वैसा नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम सैंड और इस जगह की बात करें तो यहाँ पर अगर लाइट आती है इस तरीके से, देखो सिर्फ ऊपरी सतह थोड़ी सी गर्म हो जाती है, नीचे तक उतनी अच्छी हीट हमारी ट्रांसफ़र हो नहीं पाती, नीचे के टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और रात को अचानक से यहाँ पे अगर मान लो सनलाइट नहीं आ रही है तो ये बड़ी ही जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि इसको नीचे से और गर्मी फिर मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई स्टोर नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर बड़ी जल्दी आसानी से बदल सकता है, यहाँ पर टेम्परेचर बदल ही नहीं पाता है। इसलिए आप देखोगे हार्बर टाउन जो समुद्र के तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। इंडिया में देखोगे तो बॉम्बे, चेन्नई, गोवा, यहाँ पर सब जगह टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं बदलता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। लेकिन प्लेन्स में जैसे दिल्ली, जयपुर की बात करोगे, वहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। A cylinder with a movable piston contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. Okay, तो हमारे पास इसके अंदर 3 moles हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। The walls of the cylinder are made of heat insulator and the piston is insulated by having a pile of sand on it. तो ठीक है, पूरा का पूरा insulated system है। इसका मतलब ये हमारा एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसको तो हम यही लिख देंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। By what factor does the pressure of the gas increases if the gas is compressed to half its original volume? तो हमारे पास पहले मान लो वॉल्यूम था V0, अब उसका कंप्रेस करके वॉल्यूम कितना कर दिया गया है? V0/2। हमसे पूछा जा रहा है प्रेशर में चेंज कितना आएगा, हमसे ये भी पूछा जा सकता था टेम्परेचर में चेंज कितना होगा। यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं? फॉर्मूला एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस यानी PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ऑलराइट, गामा की वैल्यू क्या है? ये हमारी कौन सी गैस है? ये देखो हाइड्रोजन गैस है ना, H2। दिस इज डाया एटॉमिक। इसके लिए हम गामा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? गामा की वैल्यू जाएगी 5 + 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 5, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1.4। अब हमें पता चल गया है P1V1 की पावर 1.4 इज इक्वल टू P2V2 की पावर 1.4। हमसे क्या पूछा है
कि बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस। हमें बेसिकली पूछा गया है P2 डिवाइडेड बाय P1 हमें बताना है, उसकी वैल्यू आ जाती है V1 डिवाइडेड बाय V2 की पावर 1.4। अच्छा, इनिशियली वॉल्यूम था V0, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया V0 बाई 2, तो ये हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाय V0 बाई 2 इसकी पावर 1.4, दिस बिकम्स 2 की पावर 1.4। और अभी ये आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करो या डायरेक्टली तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू आती है 2.64 और यही हमारा आंसर। टेम्परेचर के बारे में भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती थी, तब कौन सा फॉर्मूला में यूज़ करना पड़ेगा, टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। In changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system। बहुत ही अच्छा सवाल है, इतनी इतनी छोटी छोटी इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। देखो, हमारे पास एक गैस थी जो एक स्टेट पर थी, वहाँ से हम उसे दूसरी स्टेट बी में लेके गए हैं, एडियाबेटिकली लेके गए हैं ना। दिस इज प्रोसेस ए, इसको मैं प्रोसेस 1 बोल देता हूँ। 1 इज एडियाबेटिक। अब इसके ऊपर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखेंगे, क्या हो जाती है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अच्छा, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब Q की वैल्यू तो 0 है। 0 इज इक्वल टू वर्क डन कितना हुआ है, यहाँ पे लिखा है 22.3 जूल, लेकिन यहाँ पर ये वर्क कौन सा होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये कौन सा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो जाएगा, उसका नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा -22.3 जूल प्लस डेल्टा। डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन होता है, यहाँ से हमें मिल जाता है डेल्टा यू इज इक्वल टू 22.3 जूल। अगर हम ए से बी जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में हमसे पूछा जाएगा बी से ए, तो हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा अगर ऐसा पूछा जाता है। तो ए से बी जाने में हमारी डेल्टा यू की वैल्यू इतनी होती है, एनर्जी बढ़ जाती है। ऑलराइट, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया ए प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरी। अब यहाँ से हमने एक दूसरा प्रोसेस इस तरीके से पकड़ा है, इसको बोल देंगे हम प्रोसेस नंबर 2। और प्रोसेस नंबर 2 में हमें बोला गया है कि जो हीट सप्लाइड है उसकी वैल्यू है 9.35 कैलोरी। अब देखो, ये हीट एब्जॉर्ब्ड है ना, यस। अगर रिजेक्टेड होता तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाती। और एक चीज़ यहाँ पे गलत हो सकती है, सारी यूनिट जूल में चल रही थी, ये अचानक से कैलोरी में आ गया, तो पहले इसको भी जूल में हम कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये आ जाता है 9.35 इंटू 4.19 जूल, इतना हमारा आंसर आने वाला है। ओके, अब हमसे पूछा है हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस। तो यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे। सेकंड में हमारी इक्वेशन रहेगी Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अगेन हम जा रहे हैं A से B तक। Q की वैल्यू हमें दी हुई है, डेल्टा U A से B जाने का हमें पता है, तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी Q माइनस डेल्टा U। Q की वैल्यू है 9.35 इंटू 4.19 जूल माइनस डेल्टा U की वैल्यू थी 22.3 जूल। यहाँ से हमारे पास इसी की वैल्यू आ जाती है 16.88 जूल। यहाँ पर सभी जगह 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी, तो इसको हमें राउंड ऑफ कर देना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इसको मैं लिख दूंगा 16.9 जूल। यही हमारा आंसर है। अभी क्या आया है, ये आया है हमारा W। W क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस। तो ये आएगा, क्वेश्चन में पूछ भी सकते थे वर्क डन ऑन द सिस्टम, उस केस में हमें इसको नेगेटिव कर देना पड़ता। तो यही हमारा आंसर है। Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock। तो हमारे पास ये यहाँ पर एक A है, यहाँ पर एक B है, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। यहाँ पे देख के लग रहा है ये वाला बड़ा है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। A contains a gas at standard temperature and pressure, B is completely evacuated। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, वैक्यूम है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। ओके, तो यहाँ से कोई हीट भी नहीं जा सकती, तो एडियाबेटिक प्रोसेस होने वाला है हमारा जो भी होगा। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, आंसर द फॉलोइंग। तो स्टॉप कॉक को यहाँ से तुरंत से हटा दिया गया है,
तो यहाँ पर क्या होगा, इधर वैक्यूम है तो गैस एक्चुअली यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन करेगी. दिस इज अ केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन. अच्छा, फ्री एक्सपेंशन और वो पिस्टन वाले एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस होता है? फ्री एक्सपेंशन में गैस बस एक्सपैंड करती है, जबकि जब हमारे पास पिस्टन होता है तो उसको धकेलते हुए जाना पड़ता है, तो वहाँ पर गैस वर्क डन कर देती थी. यहाँ पर गैस कोई भी वर्क नहीं करेगी. इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस विल बी ज़ीरो. ओके, हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि सारा का सारा इंसुलेटेड था, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि Q इज़ ऑल्सो जीरो. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन लगाओगे, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू. तो यहाँ पर ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, इसका मतलब डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. डेल्टा यू क्या होता है? F/2 nRT से हमें पता चलता है डेल्टा टी. इसका मतलब हमारा टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. अब गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब PV इज इक्वल टू nRT में टेम्परेचर सेम है, यानी P1V1 इज इक्वल टू P2V2. ओके, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन A एंड B? फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? देखो तो हमारे पास आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन V2. यहाँ पर ध्यान से देखना, इनिशियल प्रेशर हमारा कितना था? बोला गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि 1 atm था. इनिशियली वॉल्यूम हमारा कितना था? V1 इसके बराबर, जिसकी वैल्यू मान लो हो जाती है V0. फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, दोनों के सेम ही तो वॉल्यूम था, V0 तो ये हो जाता है 2V0. यहाँ से हमारा आंसर आता है 0.5 atm का आंसर. ओके, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस? अभी हमने देखा वो वैल्यू जीरो है. व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस? इसकी वैल्यू भी जीरो है. और पार्ट डी, डू द इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग टू द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लाइज ऑन इट्स PVT सर्फेस. इसीलिए हमसे पूछा जा रहा है कि जब यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन होता है तो वो बहुत सडन होता है, तो उस वक्त क्या PVT ये सब डिफाइन होते हैं? तो नहीं, वो भी नहीं होता. पार्ट डी का हमारे पास आंसर जाएगा PV इज इक्वल टू nRT is valid only in quasi static process और इक्विलिब्रियम. तो इनिशियली इक्विलिब्रियम में थी, फाइनली भी इक्विलिब्रियम में है गैस, तब भी डिफाइन होगी चीज़ें, लेकिन बीच में जो भी हुआ उस वक्त ये गैस के पैरामीटर्स डिफाइन नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर कोई कमेंट नहीं कर सकते. A steam engine delivers 5.4 into 10 raised to power 8 joule of work per minute and services 3.6 into 10 raised to power 9 joule of heat per minute from its boiler. What is the efficiency of the engine? How much heat is wasted per minute? तो देखो यहाँ पर in 1 minute, हम in 1 minute ही कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो हमारे पास देखो Q in कितना आया? Q in की वैल्यू आई है 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 जूल कर दिया. देखो यहाँ पे मैंने ना 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 था, उसको 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 कर दिया. तो हमारे इंजन का डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पर है हमारे पास Q इन, यहाँ से हमारे पास कुछ वर्क निकला है, कितना निकला है? 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8. ये था हमारा 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8. और यहाँ से हमारी कुछ वेस्टेड एनर्जी होगी, वो हमें तुरंत पता चल जाएगी. देखो वर्क की वैल्यू आई है 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 जूल. यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास सीधे सीधे वर्क अपॉन Q इन. वर्क था 5.4, Q इन है 36. इसको आप सॉल्व करोगे तो यह जाता है 0.15 और 15% इज द एफिशिएंसी. साथ में हमसे पूछे जा रहा है हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट. तो 1 मिनट में इतनी अंदर आई, इतनी वर्क में कन्वर्ट हो गई, बची हुई वेस्ट हो गई, राइट. तो हमारे पास जो वेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा वेस्टेड एनर्जी इज इक्वल टू 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 माइनस 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 विच इज इक्वल टू 30.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 जूल. ये 1 मिनट में हो रहा था, तो ये हो जाएगा पर मिनट, है ना. या फिर इसी को सॉल्व करने का और एक तरीका भी हो सकता है
जितनी हीट इन हुई है 36 इंटू 10⁸ जूल पर मिनट, उसको आप 1 माइनस एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हीट रिजेक्टेड आ जाता है। तो दोनों ही तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो। An electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. If system performs work at a rate of 75 joules per second, again joule per second भी watt होता है, joule per second is also watt. At what rate is the internal energy increasing? तो सब watt 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 में चल रही है, हमारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। देखो हमारे पास इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अब अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूँ तो ये सब जो एनर्जी है वो पावर में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो आप यहाँ पर डेल्टा टी कर दो, यहाँ पर भी डेल्टा टी कर दो, यहाँ भी डेल्टा टी कर दो। यहाँ पर जो हीट कंज्यूम करी जा रही है ना, हीट सप्लाई करी जा रही है उस सिस्टम को, वो है 100 वाट। वर्क डन किस रेट से हो रहा है? 75 वाट प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है, यहाँ से आ जाता है हमारा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। जो हमसे पूछा है किस रेट से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, उसकी वैल्यू हो जाती है 100 माइनस 75 विच इज़ इक्वल टू 25 वाट। और यही करेक्ट आंसर है। A thermodynamic system is taken from an original state to an intermediate state by the linear process shown in figure 12.13. Its volume is then reduced to the original value from E to F by an isobaric process. Calculate the total work done by the gas from D to E to F. तो यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं, पहले हम ऐसे जाते हैं फिर हम ऐसे आते हैं। तो ये वाला तो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। ये वाला हमारा कौन सा प्रोसेस है? क्या ये आइसोथर्मल है? क्या ये एडियाबेटिक है? क्या ये आइसोकोरिक है? इनमें से कोई सा भी प्रोसेस नहीं है, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है एरिया के बराबर। तो देखो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ। यहाँ से यहाँ फिर यहाँ डी टू ई टू एफ। उसके लिए हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी, वर्क इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम डी टू ई प्लस वर्क डन फ्रॉम ई टू एफ, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क किया, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क किया, तो यहाँ पे मैं देख के बता सकता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया वो हो जाता है एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। ये वाला एरिया आ जाएगा, ये एरिया का कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मान लो 5, 10, 50 जो भी है। पॉजिटिव लेना है नेगेटिव? देखो गैस एक्सपैंड होती है तो गैस पॉजिटिव वर्क करती है, तो यहाँ पर ये वाला वर्क तो हमारा आने वाला है पॉजिटिव। फिर ई से एफ जब हम आए हैं तो देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेस हो रही है, तो गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, गैस के ऊपर वर्क किया जा रहा है, यानी गैस ने नेगेटिव वर्क किया है। ये वाला हमारा आएगा नेगेटिव। नेगेटिव एरिया कौन सा हो जाएगा? ये वाला। हमारे पास पॉजिटिव एरिया टोटल ये है, उसमें से इतना सा नेगेटिव एरिया हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास एक्चुअली जो वर्क डन होगा वो सिर्फ ये वाला एरिया आने वाला है। यहाँ से हम पता कर सकते हैं, या तो आप ये कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले ये पूरा एरिया कैलकुलेट करो, फिर उसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करो, या फिर सीधे सीधे हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, और उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू बेस कितना है ये 5 माइनस 2 मीटर क्यूब, 5 माइनस 2 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड कितना है 600 माइनस 300, 600 माइनस 300। दिस टर्न्स आउट टू बी 3/2 इंटू 300 विच इज इक्वल टू 450 जूल। सारी की सारी यूनिट देखो ऐसा यूनिट है तो वर्क भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा, 450 जूल इज़ द आंसर। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहोगे तो आपको पूरा ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर ये माइनस करोगे उसमें तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। A refrigerator is to maintain eatables kept inside at 9 degrees Celsius. If room temperature is 36 degrees Celsius, calculate the coefficient of performance. ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हमारे पास इस तरीके से एक रेफ्रिजरेटर है जिसका लोअर टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस, हायर टेम्परेचर कितना है 36 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हम कुछ वर्क देते हैं तो इस तरीके से हीट ऊपर
जाती है। ऑलराइट, हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है टी कोल्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। याद रखने का तरीका है, टी कोल्ड की वैल्यू कितनी है 9 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 27। लेकिन यहाँ पर सारी वैल्यूज केल्विन में रखनी होती है। फिर 9 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो प्लस 273 इसमें ऐड कर दो, और ये टेम्परेचर डिफरेंस है वो तो डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन, क्योंकि वो डिफरेंस है वो सेम आने वाला है। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 282 डिवाइडेड बाई 27 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10.4, और यही हमारा आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार इस QR कोड को स्कैन करो और कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए बना के ला पाऊँ। साथ में पूरी के पूरे नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारी ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, ऐप पे पढ़ोगे डिस्ट्रैक्शन भी पढ़ोगे, तो प्लीज़ ऐप को भी अभी के भी डाउनलोड करो। प्ले स्टोर पर सर्च करना है आपको क्रैश ऐप और मिल जाएगी आपको हमारी ऐप। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।